गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रोटोजोआ संघ के ऊपर आपसे चर्चा की। प्रोटो का अर्थ होता है, प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट, जोआ का अर्थ होता है एनिमल्स, ऐसे जंतु जिनका विकास पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था। ये जंतु एक कोशिकीय होते हैं। इन जीवों की संरचना अत्यंत सूक्ष्म होती है। सबसे पहले 1677 ईस्वी में एंटवान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का अध्ययन किया और उन्हें जंतुक नाम दिया, उन्हें एनिमल कूल नाम दिया। उसके बाद गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रोटोजोआ संघ नाम दिया। हमने आपको इसके मुख्य करैक्टरों पर आपसे चर्चा की थी। प्रोटोजोआ संघ के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनमें आपको हमने बताया कि इनके अंदर जीवद्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, इनके अंदर असममिति पाई जाती है या फिर ये द्विपार सममिति और अरीय सममिति भी इन जंतुओं में पाई जाती है। इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनमें श्वसन और उत्सर्जन करने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। आपको बताया कि इन जंतुओं में जनन की क्रिया लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन की क्रिया पाई जाती है। इन जंतुओं में लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन या युग्मकों के संयोजन के माध्यम से होती है और अलैंगिक जनन की क्रिया द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन और खंडन की विधि के द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी इनके अंदर चलन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को चलन अंगों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 फ्लैजिलेटा, ऐसे जंतु जिनमें गमन करने के लिए कसाब पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूग्लिना, लेशमानिया, डोनावनी, टेप्नोसोमा गैबियंस और ट्राइकोमोनास वैजेनेलिस। उसके बाद बताया था मैंने आपको राइजोपोडा, जिसको सार्कोडेना के नाम से जानते हैं, ऐसे जंतु जिनके अंदर गमन करने के लिए कूटपाद पाए जाते हैं उन्हें राइजोपोडा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। खासतौर से अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को किसके अंतर्गत रखा गया है? सार्कोडेना या राइजोपोडा के अंतर्गत रखा गया। तीसरा प्रकार का जो मैंने आपको बताया था, तीसरा प्रकार का होता है उसका नाम है सीलिएटा, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें, सीलिएटा वर्ग में क्या है कि ऐसे जंतु जिनके अंदर गमन करने के लिए पक्षांग पाए जाते हैं। ठीक है। खासतौर से मैंने आपको पक्षांगों के बारे में बताया था पैरामीशियम, ठीक है, और डेडिनियम। ये डीडिनियम जिसको जलीय भालू के नाम से जानते हैं, ये जंतुओं में गति करने के लिए पक्षांग पाए जाते हैं। और सबसे अंतिम जो वर्ग था जिसको स्पोरोजोआ के नाम से हमने बोला था, आपको बताया था, स्पोरोजोआ वर्ग के जंतुओं में गमन करने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। आपको बताया कि स्पोरोजोआ वर्ग के जंतुओं में मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस आते हैं। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट फाइलम पर हम आपसे चर्चा करेंगे जिसका नाम है पॉरीफेरा। आइए बात करते हैं पॉरीफेरा संघ के बारे में। क्लास 11th लेसन नंबर 4 जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम। कौन से फाइलम पर बात कर रहे हैं? पॉरीफेरा फाइलम पर हम बात करने जा रहे हैं। पॉरीफेरा फाइलम। ठीक है। देखिए, पॉरीफेरा जो संघ होता है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, या हम कहें पॉरीफेरा संघ का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है। ठीक है। तो पॉरीफेरा का अर्थ क्या होता है? पॉरी का अर्थ होता है पोरोस प्लस फेरा। ठीक है। पोरोस का अर्थ होता है ऑस्टिया, ऑस्टिया का अर्थ होता है पोर, फेरा का अर्थ होता है टू बियर, टू बियर, पोर का अर्थ होता है छिद्र और टू बियर का अर्थ होता है धारण करना। अर्थात ऐसे जंतु जिनके शरीर पर क्या पाया जाता है? जो छिद्र धारण करते हैं। ऐसे जंतु जो छिद्र धारण करते हैं उन्हें पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया है।
ऐसे जंतु जिनके शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और जो छिद्र धारण करते हैं उन्हें पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया। देखिए, अरस्तु नामक वैज्ञानिक था, उसने इन जंतुओं का सबसे पहले अध्ययन किया था। ठीक है, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने पॉरीफेरा संघ के जंतुओं का सबसे पहले अध्ययन किया और इन्होंने इन्हें क्या नाम दिया था, स्पंज नाम दिया। पॉरीफेरा संघ के जंतुओं को स्पंज नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था, अरस्तु था। तो अरस्तु ने पॉरीफेरा संघ के जंतुओं को क्या नाम दिया, स्पंज नाम दिया, इसलिए इन्हें स्पंजी जंतुओं के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट ग्रांट, और रॉबर्ट ग्रांट ने इन्हें पॉरीफेरा नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पॉरीफेरा संघ नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो पॉरीफेरा संघ नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने पॉरीफेरा संघ नाम दिया था। ठीक है, पॉरीफेरा संघ नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ग्रांट। देखिए, मैं आपको बता दूं, विश्व में लगभग, ठीक है, पॉरीफेरा संघ की लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं। पॉरीफेरा संघ की अब तक लगभग 10,000 जातियों की खोज की जा चुकी है, अर्थात 10,000 जाति के जीव पृथ्वी पर पॉरीफेरा संघ के क्या है, पाए जाते हैं। देखिए, पॉरीफेरा संघ के जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, जिनके शरीर पर अनेक क्या पाए जाते हैं, ओस्टिया पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, साइकन नाम का एक जंतु होता है, इसका शरीर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इनके यहाँ पर शरीर पर जगह जगह ये क्या पाए जाते हैं, ओस्टिया पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है, और इन्हीं ओस्टियाओं के माध्यम से इन जंतुओं के शरीर में क्या करता है, जल प्रवेश करता है। ठीक है, तो इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, ओस्टिया पाए जाते हैं। इन जंतुओं के सबसे ऊपरी भाग पर क्या है, ये ऊपरी भाग होता है जिसको शीर्ष भाग बोलते हैं। इस शीर्ष भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है, ऑस्कुलम। ठीक है, और इस ऑस्कुलम के द्वारा ये साइकोन नामक जो जंतु होता है वो अपना क्या है, जल को शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है। ऑस्टियो के द्वारा तो ये जल को ग्रहण करते हैं और ऑस्कुलम के द्वारा जल को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं पॉरीफेरा संघ के जंतुओं के मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण बताने से पहले एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉरीफेरा संघ का शाब्दिक अर्थ होता है पोरोस प्लस फेरा। पोरोस का अर्थ होता है ऑस्टिया, जिसको बोलते हैं पोर या छिद्र। फेरा का अर्थ होता है टू बियर, अर्थात धारण करना। ऐसे जंतु जो अपने शरीर पर छिद्र धारण करते हैं उसे पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया। अरस्तु ने इन जंतुओं का अध्ययन किया और इन्होंने इन्हें क्या नाम दिया था, स्पंजी नाम दिया था, इसलिए इन पॉरीफेरा संघ के जंतुओं को स्पंजी जंतु भी कहा जाता है। रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने पॉरीफेरा संघ नाम दिया और विश्व में लगभग पॉरीफेरा संघ के जंतुओं की लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं। ये जंतु कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया कि इन जंतुओं के शरीर पर ओस्टिया पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा इन जंतुओं के शरीर में जल प्रवेश करता है। इन जंतुओं के शीर्ष में एक छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। इसी ऑस्कुलम छिद्र के द्वारा इन जंतुओं के शरीर से जल क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया कि जंतु कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के इनका शरीर क्या है, बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉरीफेरा संघ के जंतुओं के मुख्य लक्षण, मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा फाइलम। ठीक है, मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा फाइलम। पॉरीफेरा संघ के जंतुओं के मुख्य लक्षण। ठीक है, तो पॉरीफेरा संघ के जंतुओं के मुख्य लक्षण कौन से हैं, उन पर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं इनके आवास के बारे में। ठीक है,
किसके बारे में बात करते हैं? हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, आवास किस तरीके में ये रहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें पॉरीफेरा संघ के अधिकांशतः जो जंतु होते हैं वो लवणीय जल के अंदर क्या है पाए जाते हैं। मोस्टली एनिमल फाउंड इन सैलाइन वाटर। मोस्टली कौन से पानी में पाए जाते हैं पॉरीफेरा संघ के जंतु? वो लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। लवणीय को इंग्लिश में बोलते हैं सैलाइन वाटर में ये पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं पॉरीफेरा संघ के जंतु जो अलवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? नॉन सैलाइन वाटर के अंदर क्या है पाए जाता है। नॉन सैलाइन वाटर के अंदर क्या है पाए जाता है। अधिकांश जंतु लवणीय जल में पाए जाते हैं, तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो किस में पाए जाते हैं? अलवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। ये जंतु कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। या तो ये अकेले रहते हैं, एकल रहते हैं, या फिर ये कॉलोनी बना करके रहते हैं। या तो ये अकेले रहते हैं या फिर कैसे बनाते हैं? कॉलोनी बना करके रहते हैं। और ये एक जगह पर भी स्थिर अवस्था में रहते हैं, इसलिए ये स्थानबद्ध प्राणी होते हैं। कौन से बद्ध प्राणी होते हैं? स्थानबद्ध प्राणी होते हैं, यानी कि एक स्थान पर रहते हैं। या तो ये अकेले रहते हैं या फिर कॉलोनी बना करके रहते हैं। देखिए इन जंतुओं में मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इन जंतुओं में कौन सी समिति पाई जाती है? अरीय समिति इन जंतुओं के अंदर पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री इन जंतुओं के अंदर पाई जाती है। और रेडियल सिमेट्री मैंने बताया कि जब किसी जंतु को, ठीक है, उसके केंद्रीय अक्ष से किसी भी अक्ष पर काटा जाए तो दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अरीय समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अरीय समिति कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें समिति नहीं पाई जाती, अर्थात उनमें क्या पाई जाती है? वो जंतु असमित प्रकार के होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनमें असमिति पाई जाती है। तो अधिकांश जंतुओं में अरीय समिति पाई जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें अरीय समिति नहीं पाई जाती है। ठीक है, उनमें केवल असमिति पाई जाती है, असमिति पाई जाती है। देखिए इन जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कोशिकीय स्तर से बना होता है। अर्थात इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। तो सेलुलर लेवल का क्या पाया जाता है? इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलुलर लेवल का क्या पाया जाता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन जंतुओं के अंदर क्या है पाया जाता है। ठीक है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन इन जंतुओं में पाया जाता है। देखिए इन जंतुओं का शरीर का आकार कैसा होता है? कुछ जंतुओं का शरीर का आकार प्याले के आकार का होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ जंतुओं का आकार कैसा होता है, जैसे साइकन होता है, इसका आकार नली के आकार का होता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे यूप्लेक्टेला, आपको बता दूं यूप्लेक्टेला जो जंतु होता है उसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, और इसकी संरचना जो होती है वो फूलों की मंजूषा के समान होती है। ठीक है, ये यूप्लेक्टेला की क्या होती है? संरचना होती है जो फूलदान के आकार की होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पॉरीफेरा संघ के जंतु होते हैं उनका आकार या तो प्यालेनुमा होता है या फिर कैसे आकार का होता है? नली के आकार का होता है या फूलदान के आकार का होता है। इन जंतुओं के संपूर्ण शरीर पर क्या पाया जाता है? इस तरीके से यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों से क्या है? जल इन जंतुओं के शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है। परंतु इन जंतुओं के शीर्ष भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, और इस ऑस्कुलम के द्वारा इनके द्वारा जो ग्रहण किया गया जो जल होता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इन जंतुओं के शरीर से जल क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, कौन से छिद्र के द्वारा? ऑस्कुलम छिद्र के द्वारा। ठीक है, और जो ऑस्कुलम छिद्र कहाँ पर पाया जाता है? इन जंतुओं के शरीर के अग्रभाग पे पाया जाता है, जो बड़े आकार का होता है। तो एक बड़े आकार का यहाँ पर क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, और इसी ऑस्कुलम छिद्र के द्वारा जल इन जंतुओं के शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। देखिए इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, द्विस्तरीय होता है।
इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका जो शरीर होता है वो दो जनन स्तरों से मिलकर के बना होता है। देखिए, एक बाह्य जनन स्तर होता है जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है वो किससे बना होता है? एंडोडर्म से बना होता है। एक्टोडर्म जो होता है उसमें पिनेकोसाइट की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। एक्टोडर्म में कौन सी कोशिका पाई जाती है? पिनेकोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और एंडोडर्म जो जनन स्तर होता है उसमें कोएनोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती है, कोएनोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। यानी कि प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं वो द्विस्तरीय जंतु होते हैं, क्योंकि उनका शरीर दो जनन स्तरों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। बाह्य जनन स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं, अंत जनन स्तर को एंडोडर्म कहते हैं। बाह्य जनन स्तर जो होता है वो पिनेकोसाइट की कोशिकाओं से बना होता है, जबकि एंडोडर्म का स्तर जो होता है वो कोइनोसाइट की कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है, ठीक है। कोइनोसाइट की कोशिकाएं कीप के आकार की होती है या कॉलर के आकार की होती है? कैसी होती है? कीप के आकार की होती है या फिर कैसे आकार की होती है? कॉलर के आकार की होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के मध्य में, ठीक है, यानी कि पिनेकोसाइट और कोइनोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं इन दोनों कोशिकाओं के मध्य या एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में क्या पाई जाती है? एक जेली के समान संरचना पाई जाती है। किसके समान संरचना पाई जाती है? एक जेली के समान क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, जिसे मीजेनकाइम का स्तर कहा जाता है। दोनों के मध्य में यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में एक जेली के समान स्तर पाया जाता है। ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और यहाँ पर एक जेली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मीजेनकाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजेनकाइम के नाम से क्या है? जाना जाता है, ठीक है। देखिए, इनका अंतःकंकाल जो होता है, पोरिफेरा संघ के जंतुओं का जो अंतःकंकाल होता है एंडोस्केलेटन होता है। अंतःकंकाल जो होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है? पोरिफेरा संघ के जंतुओं का अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या फिर किससे बना होता है? सिलिका से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? सिलिका से मिलकर के बना होता है। या इन जंतुओं का अंतःकंकाल स्पॉन्जिन प्रोटीन के तंतुओं से मिलकर के क्या है? बना हुआ होता है, ठीक है। तो पोरिफेरा संघ के जंतुओं का अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या फिर स्पॉन्जिन प्रोटीन से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। देखिए, इन जंतुओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो कई बार आपसे पूछा जाए, भाई पोरिफेरा संघ के जंतुओं का मुख्य लक्षण क्या है, और वो मैं आपको बता दूं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक नाल तंत्र पाया जाता है। इन जंतुओं में क्या पाया जाता है? नाल तंत्र पाया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। इनके अंदर क्या है? पाया जाता है, ठीक है। पोरिफेरा संघ के जंतुओं का मुख्य लक्षण यह है कि उनमें एक नाल तंत्र पाया जाता है। इसी नाल तंत्र की सहायता से जंतु पोषण, उत्सर्जन और श्वसन की क्रिया, श्वसन साथ में जो जनन की क्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने में ये क्या होता है? सहायक होता है। तो इन जंतुओं में नाल तंत्र पाया जाता है, और नाल तंत्र की सहायता से ही प्रोटोजोआ संघ के जंतु पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है और जनन आदि की जो क्रियाएं होती हैं वो उनको पूरा करने में क्या होता है? सहायक होता है। देखिए, इनके अंदर संवेदी अंग और तंत्रिकाएं का अभाव होता है, ठीक है। संवेदी अंगों का अभाव होता है, साथ में तंत्रिकाओं का भी, तंत्रिका कोशिकाओं का, नर्व सेल्स का भी क्या होता है? अभाव होता है। पोरिफेरा संघ के जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, नहीं संवेदी अंग पाए जाते हैं। बोथ आर एब्सेंट। सेंसरी ऑर्गन्स एंड नर्व सेल्स इज एब्सेंट इन पोरिफेरा फाइलम एनिमल्स। पोरिफेरा संघ के जंतुओं में संवेदी अंग और तंत्रिका कोशिकाओं का पूर्ण रूप से क्या होता है? अभाव होता है। देखिए, ये जंतु कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक प्रकार के प्राणी होते हैं। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक का मतलब है ये जंतु अमोनिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं,
पॉरीफेरा संघ के जंतु जो होता है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए अमोनोटैलिक इन्हें प्राणी माना गया है। ठीक है, देखिए इन जंतुओं में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का ही जनन पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन भी इनमें पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी इन जंतुओं में क्या है? पाया जाता है। अलैंगिक जनन में आपको बता दूं मुकुलन विधि के द्वारा हो सकता है या विखंडन विधि के द्वारा हो सकता है। मुकुलन विधि के द्वारा और विखंडन विधि के द्वारा इन जंतुओं में क्या होता है? जनन की क्रिया होती है। ये जंतु क्या है? उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इन जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि जंतु कैसे होता है? उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? उभयलिंगी प्राणी होते हैं और इनमें एक मेन बात होती है, स्त्री पूर्णता पाई जाती है। अर्थात जो मादा जन्नांग होते हैं वो पहले विकसित होते हैं, नर जन्नांग बाद में विकसित होते हैं। इसलिए इन जंतुओं में क्या होता है? परनिषेचन होता है। ठीक है, और ये भी कैसा होता है? आंतरिक प्रकार का होता है। परनिषेचन कैसा होता है? आंतरिक प्रकार का होता है। इनमें विदलन की जो क्रिया होती है वो पूर्णभंजी प्रकार का विदलन इनके अंदर पाया जाता है। पूर्णभंजी प्रकार का विदलन पाया जाता है। इन जंतुओं में क्या पाया जाता है? पूर्णभंजी प्रकार का क्या पाया जाता है? विदलन इन जंतुओं में क्या है? पाया जाता है। इन जंतुओं का जो परिवर्धन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष जिन जंतुओं में परिवर्धन होता है उनका जो जीवन चक्र होता है उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। जिन जंतुओं का परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, इनके अंदर दो प्रकार की लार्वा अवस्था पाई जाती है। पैरेनकाइमूला लार्वा अवस्था, पैरेनकाइमूला लार्वा अवस्था पाई जाती है पॉलीफेरा संघ के जंतुओं में, या इनमें दूसरी लार्वा अवस्था पाई जाती है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा अवस्था इनके अंदर क्या है? पाई जाती है। देखिए यूप्लेक्टेला नाम का एक क्या होता है? पॉलीफेरा जंतु होता है। यूप्लेक्टेला जो होता है उसे फूलों की मंजूषा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जापान के अंदर क्या है कि विवाह के समय, ठीक है, उसे उपहार के रूप में क्या है? दूल्हा और दुल्हन को क्या है? दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि नर और मादा जो होते हैं वो उनके अंदर लंबे समय तक जीवित रहते हैं और एक साथ रहते हैं, इसलिए यूप्लेक्टेला जो होता है उसे फूलों की मंजूषा कहा जाता है। जापान के अंदर विवाह के अवसर पर इसे उपहार स्वरूप क्या है? दिया जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको पॉलीफेरा संघ के जंतुओं का क्या है? मेन कैरेक्टर्स बता रहा हूं। पहला लक्षण मैंने बताया कि जंतु जो होते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। अधिकांश जंतु, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। इन जंतुओं में क्या पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है अधिकांश जंतुओं में। कुछ जंतुओं में असममिति भी पाई जाती है। इन जंतुओं का शारीरिक संगठन कौन सा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। जिन जंतुओं का जो शरीर होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात द्विस्तरीय होता है, जिसमें दो जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर पिनेकोसाइट की कोशिका पाई जाती है, एंडोडर्म के अंदर कोइनोसाइट की कोशिका पाई जाती है। पिनेकोसाइट और कोइनोसाइट के मध्य में एक जेली के समान संरचना पाई जाती है जिसे मीजेनकाइम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मीजेनकाइम के नाम से जानते हैं। इनका अंतः कंकाल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से या स्पोंजिन प्रोटीन से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। पॉलीफेरा संघ का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि उनमें नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसी नाल तंत्र की सहायता से पॉलीफेरा संघ के जंतु क्या करते हैं? पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। जनन की क्रिया में ये नाल तंत्र क्या होता है? सहायक होता है। इन जंतुओं में संवेदी अंग और तंत्रिका कोशिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। इन जंतुओं के शरीर से अमोनिया का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, इसलिए इन जंतुओं को अमोनोटैलिक प्राणी माना गया है। इन जंतुओं में लैंगिक और अलैंगिक जनन की क्या है? क्रिया पाई जाती है। अलैंगिक जनन मैंने आपको बताया विखंडन की क्रिया के द्वारा हो सकता है, या मुकुलन के द्वारा, या जैमिलो के द्वारा। इनमें क्या है? अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। इन जंतुओं में स्त्री पूर्णता पाई जाती है। इन जंतुओं में पर निषेचन होता है और इनमें आंतरिक प्रकार का क्या है? निषेचन पाया जाता है।
देखिए पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में पूर्णभंजी विदलन क्या है पाया जाता है। इनका जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनका जो जीवन चक्र होता है, ठीक है, उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। और इनमें दो प्रकार की लार्वा अवस्था मैंने बताई, पैरेनकाइमुला लार्वा अवस्था और दूसरी होती है एम्फीब्लास्टुला लार्वा अवस्था। ये दो लार्वा अवस्था इन जंतुओं के अंदर मेजरली क्या है पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो पॉरीफेरा संघ है वो पॉरीफेरा संघ क्या होता है समाप्त होता है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच। ठीक है।